वेक्टर जॉइनिंग टू वेक्टर के टॉपिक को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इमेजिन करो एक रूम है, रूम के अंदर यहाँ पे एक कॉर्नर को मैं ओरिजिन कह देता हूँ और रूम की वो जो तीन वॉल्स के कॉर्नर्स है उनको मैं एक्स वाई जेड एक्सिस कह देता हूँ, ठीक है ना। तो रूम को बेसिकली मैं एक 3D सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रूम के अंदर एक पॉइंट है यहाँ पे P, जिस पॉइंट पे इमेजिन करो कि एक ड्रोन फ्लाई कर रहा है। ड्रोन होता है ना, ड्रोन ड्रोन एक पॉइंट पे फ्लाई कर रहा है, मतलब वहीं पे उड़े जा रहा है, मतलब उसी पॉइंट पर रुका पड़ा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे जो वो ड्रोन फ्लाई कर रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि उस ड्रोन की लोकेशन क्या है। इस रूम के अंदर मुझसे मुझे उस ड्रोन की लोकेशन बताओ, तो आप बता सकते हो। तो आंसर इज यस। भाई अगर आपने एक ओरिजिन ले रखा है, एक्स वाई जेड सिस्टम बना रखा है, फिर तो बहुत आराम से बता सकते हैं और ड्रोन की लोकेशन। उसका ये एक्स वाई जेड बता दो इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे वो ड्रोन फ्लाई कर रहा है, तो उस ड्रोन की लोकेशन क्लियर हो जाएगी। इस रूम के अंदर वो ड्रोन इस रूम में एक्जैक्टली कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। ये सब आपने 11th क्लास के अंदर सीखा है 3D के अंदर, ठीक है ना। ऐसे तो करते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन डिस्क्राइब किया जाता है तो उसके लिए हम एक्स वाई जेड बता देते हैं, ठीक है ना। तो इस पी पॉइंट को मैं एक्स वाई जेड बता के उस ड्रोन का लोकेशन क्लियर कर रहा हूँ इस रूम के अंदर। वो ड्रोन इस रूम के अंदर कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब इमेजिन करो वो जो ड्रोन है वो इस पॉइंट से फ्लाई करके इस पॉइंट पे आ जाता है। तो इस पॉइंट को मैं P1 पॉइंट कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं P2 पॉइंट कह देता हूँ, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, वो ड्रोन इस पॉइंट से फ्लाई करके इस पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे भाई। इस कोऑर्डिनेट को हम बोल देते हैं x1 y1 z1, ठीक है ना। इसको हम बोल देंगे x2 y2 एंड z2, समझ गए। हम बोलेंगे ठीक है, इमेजिन कर लेते जैसे 1 2 3 और वो है 5 4 7 ऐसे करके, ठीक है ना। तो ड्रोन 1 2 3 पे फ्लाई कर रहा था और वो फ्लाई करके मतलब वहाँ से फ्लाई करके इधर आ गया, ठीक है ना। कहाँ पे आ गया, 5 4 जो लिए 5 4 7 पे आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई ड्रोन जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लाई करके आएगा, मतलब आपने दोनों पॉइंट पे जब ड्रोन मौजूद था तो आपने उसकी लोकेशन तो कोऑर्डिनेट से बता के डिस्क्राइब कर ली कि ड्रोन पहले यहाँ मौजूद था फिर यहाँ मौजूद था, उसके एक्स वाई जेड बता दिए और दोनों पॉइंट पर ड्रोन की लोकेशन क्लियर कर ली, ठीक है ना। पर ड्रोन जब यहाँ से फ्लाई करके यहाँ पे आता है तो भाई वो एक डिस्प्लेसमेंट करता है ना। हम बोलेंगे हाँ वो तो डिस्प्लेसमेंट करा, यहाँ से फ्लाई करके यहाँ पे आया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट करा उसने। तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो कितना चला और किस डायरेक्शन में चला, ये दोनों बातें बतानी पड़ेगी। तो वो आप कैसे बता सकते हो, तो जॉइंट मार दो, ये एक वेक्टर आएगा। ये जो वेक्टर है, जो रेड वेक्टर मैंने बनाया, अगर आप इस रेड वेक्टर को कैलकुलेट कर सको ना, क्योंकि ये वेक्टर बेसिकली ड्रोन के डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। इस वेक्टर का जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट का, समझे, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो लेंथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा कि ड्रोन कितना चला, ठीक है ना। और जो इस एरो की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है कि इस डायरेक्शन में ड्रोन फ्लाई करा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है उतना फ्लाई करा है, समझ गए ना। बेसिकली पॉइंट ये है कि ये जो एरो है जिसको हम वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर हमारे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और इस एरो की कैलकुलेशन अगर मैं कर सकूं, इस एरो को मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकाल सकूं, तो मैं उस ड्रोन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं कि वो ड्रोन किस डायरेक्शन में कितना चला है, समझ गए ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना होता है, तो उसके लिए हमारे को ये वेक्टर जॉइनिंग टू वेक्टर का टॉपिक काम में आता है, ठीक ना। तो देखो कैसे करते हैं। हमें कहते हैं कि भाई जो ड्रोन था वो पहले किसी P1 पॉइंट पे फ्लाई कर रहा था, ठीक है। तो जिस P1 पॉइंट पे वो फ्लाई कर रहा था उस P1 पॉइंट को मैं एक ऐसे वेक्टर से जॉइंट भी तो कर सकता हूँ, एक ऐसे वेक्टर से जॉइंट कर दूँ, ये OP1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको मैं एक ऐसे वेक्टर से जॉइंट कर दूँ, तेरी ऐसे ऐसे हट जा, ऐसे वेक्टर जॉइंट कर दूँ, इसको हम बोलेंगे OP2 वेक्टर, समझ गए ना। ये जो OP1 वेक्टर है और OP2 वेक्टर है ना, इसका आप कॉम्पोनेंट फॉर्म निकाल सकते हो। वेक्टर आगे जाके एक पॉइंट पे रुकता है, उस पॉइंट के जो एक्स वाई जेड होते हैं उससे हमारे को कॉम्पोनेंट फॉर्म मिल जाता है, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म होगा। और इस वाले वेक्टर का ये P2 पॉइंट पे जाके रुक रहा है, तो P2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है x2 आई कैप, y2 जे कैप एंड z2 के कैप। तो इन दोनों ब्लैक वाले वेक्टर्स का मैं कॉम्पोनेंट फॉर्म हासिल कर सकता हूँ, ठीक है ना। हमारा टास्क ये होता है कि इन दोनों ब्लैक वाले वेक्टर की कॉम्पोनेंट फॉर्म से इस रेड वाले वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म निकालना, क्योंकि इस रेड वाले वेक्टर का अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म मिल गया तो फिर इस रेड वाले वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं और ड्रोन का हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं ज़्यादा घुसना नहीं चाहता क्योंकि फिर मैं साइंस में एंटर कर जाऊँगा, बहुत चीज़ें इसमें बताई जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे हाँ यार, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन के लिए मुझे ये वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा और मैं कहीं ना कहीं इन दोनों वेक्टर की हेल्प से उस वेक्टर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। और क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं इन दोनों वेक्टर की हेल्प से इस वेक्टर को निकालना, क्योंकि ये वेक्टर आगे जाके एक पॉइंट पे एंड कर रहा है, ये वेक्टर आगे जाके दूसरे पॉइंट पे एंड कर रहा है, और उन दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस वेक्टर को बना रखा है। तो इस वेक्टर को, ये जो रेड वाला वेक्टर है ना, इस वेक्टर को हम कहते हैं वेक्टर जॉइनिंग टू वेक्टर। ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के जॉइंट से बना हुआ वेक्टर है, रेड वेक्टर ब्लैक वेक्टर के जॉइंट से बना हुआ वेक्टर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। ये वेक्टर आगे जाके एक पॉइंट पे जाता है P1 पॉइंट पे, वेक्टर आगे जाके दूसरे पॉइंट पे जाता है P2 पॉइंट पे, और उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके वो रेड वाला वेक्टर बन रहा है। तो हम कहते हैं वो रेड वाला वेक्टर वेक्टर जॉइनिंग टू वेक्टर है। और इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि वो उन दोनों वेक्टर से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉम्पोनेंट फॉर्म है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उससे कैलकुलेट हो जाना चाहिए, कुछ तो पॉसिबल तरीका होना चाहिए, और वो पॉसिबल होता है। हम कहते हैं कि एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से कहते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तुम वेक्टर्स का ट्रायंगल बन रहा है, तुम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। हमें कहते हैं कि भाई एक वेक्टर ये है, इसके हेड को उसकी टेल रखी हुई है, समझ गए ना। और हमने सीखा था कि एक वेक्टर होता है, दूसरा वेक्टर होता है, इस वाले वेक्टर से ए है, ठीक है ना, और ये बी है, तो बी के टेल को ए की हेड पे लेके आते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, ऐसा दिखता है फिर वो, ठीक है ना, ए के ऊपर बी, और फिर इसकी टेल को उसके हेड से जॉइंट करता है तो ए प्लस बी होता है। याद है ना, ट्रायंगल लॉ में हमने सीखा था वेक्टर के ट्रायंगल लॉ में। तो हम बोलेंगे यहाँ पे देखो ना, इस वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर की टेल पहले से रखी पड़ी है, ठीक है ना, और इन इसकी टेल से इसका हेड जॉइंट करके ये वाला फिर ये वेक्टर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला वेक्टर हुआ ना इन दोनों का सम। तो हम कह देते हैं कि एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो आपका OP1 वेक्टर है प्लस P1 P2 वेक्टर है, इट शुड बी इक्वल टू OP2 वेक्टर। समझ गए। पहले तो ये रिजल्ट निकल के आता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि भाई देखो, इसमें मैं एक चीज़ आपको पहले साइड में समझाता हूँ कि अगर मैं वेक्टर ए लेता हूँ जो कि है आई कैप 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है ना, और ये वेक्टर बी लेता हूँ, ठीक है ना, 2i कैप 3i कैप प्लस में 4j कैप प्लस k कैप, कुछ भी ले लो, ठीक है ना। और इन दोनों वेक्टरों को ऐड करके मैं इमेजिन करूँ, मैं कहता हूँ सी वेक्टर आ रहा है जो कि क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस में 2k कैप आ जाएगा। समझ गए ना। अब बोले हाँ 4i कैप आ जाएगा, 6j कैप आ जाएगा एंड 2k कैप आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है। क्या यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कह सकता हूँ। अब बोलेंगे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर में से वेक्टर घटाना, सी वेक्टर में से वेक्टर घटाने का मतलब है आई कैप, ये प्लस का जो 2j कैप था और प्लस के जो k कैप था इसको घटाना, ठीक है ना, इसे घटाना। और घटाने में मतलब ये सब एक तरीके से साइन चेंज हो जाएंगे, वो करते थे याद है छोटी क्लासेस के अंदर, a प्लस बी और 2a प्लस बी एंड वो होता था ना 2a जैसे 3a, कुछ भी वो होता था ना, साइन चेंज कर देते थे। आपको याद होगा इक्वेशन का भी काट देते थे छोटी क्लासेस का, इक्वेशन 2 वेरिएबल, कुछ वैसा समझ लें, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। और हम बोलेंगे फिर घटपटा के क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस कितना आ जाएगा k कैप, ठीक है ना। अब बोले हाँ ये तो बी वेक्टर आ गया, और वो आएगा ही, आपको कैलकुलेशन समझ में, हाँ तो आना ही बनता है, वो तो सही बात है। तो हम ये कहते हैं ए प्लस बी का आंसर सी आ रहा है और बी का आंसर सी माइनस सी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं जैसे ए वहाँ जाके घट गया, ए यहाँ पे प्लस का था और वहाँ जाके माइनस का हो गया सी से, बिल्कुल वैसे जैसे नंबरों में होता है 2 + 3 = 5 होता है, तो ये जो 2 प्लस हो रहा है तो जाके माइनस का कर देते हैं ना, 5 - 2, बिल्कुल नंबरों में जैसा होता है, बिल्कुल। हम बोले हाँ ये तो वेक्टर में भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है नंबरों की तरह। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं हाँ यार, मतलब वेक्टर्स में ऐसा होता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हम यहाँ पे कह देते हैं कि भाई ये जो P1 P2 वेक्टर होगा ना, ये बराबर होना चाहिए OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम कह सकते हैं जो रेड वाला वेक्टर था दैट P1 P2 वेक्टर दैट्स एक्चुअली इक्वल टू OP2 वेक्टर माइनस में OP1 वेक्टर। तो ये वेक्टर इन दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, बोलेंगे कॉम्पोनेंट फॉर्म में कर देंगे
और कॉम्पोनेंट फॉर्म में सबट्रैक्ट करके कॉम्पोनेंट से कॉम्पोनेंट घट जाएंगे और वो P1 P2 वेक्टर का कॉम्पोनेंट फॉर्म आ जाएगा। समझ गए ना, P1 P2 वेक्टर का मतलब ये आंसर निकालने के लिए इसका कॉम्पोनेंट फॉर्म क्या होगा, OP1 वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म होगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, और इसमें से घटा देंगे ये x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ठीक है ना। और हम बोलेंगे कितना आ जाएगा, हम बोले बेसिकली भाई x2 में से x1 घट जाएगा और i कैप हो जाएगा, i वाले में से i वाला घट जाएगा, समझ गए ना, प्लस y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा, j वाले में से j वाला घट जाएगा और प्लस z2 माइनस z1 k कैप हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे हाँ ये करके हम निकाल सकते हैं अपने OP2 वेक्टर को, ये जो रेड वेक्टर है निकाल सकते हैं। तो इसका हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगा, उसका कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब आ जाएगा, और फिर हम बता सकते हैं भाई वो ड्रोन का डिस्प्लेसमेंट क्या है। समझ गए, कोई चीज़ अगर किसी 3D स्पेस के अंदर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फ्लाई करके गई है तो उसके डिस्प्लेसमेंट जैसे हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए जो जिस पॉइंट पे पहले वो मौजूद थे और जिस दूसरे पॉइंट पे वो मौजूद, पहले जिस पॉइंट में मौजूद थे फिर दूसरे जिस पॉइंट पे गई, उन दोनों पॉइंट्स के पहले हम ये वेक्टर बनाते हैं, इनको पोजीशन वेक्टर कहते हैं, इन दोनों वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक ना। तो जिस पॉइंट पे चीज़ पहले मौजूद थी फिर जिस पॉइंट पे बाद में गई उसको हम पोजीशन वेक्टर कह देते हैं, ठीक है ना। और उन दोनों वेक्टर की सब्ट्रैक्शन वब्ट्रैक्शन करके हमारे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है, पोजीशन वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाता है, ठीक ना। ज़्यादा साइंस में नहीं घुसना चाह रहा मैं, ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वगैरह हमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करते हैं ज़्यादा, ठीक है। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। थोड़ा सिंपल वर्ड्स में बात कर सकते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि जो दो पॉइंट गिवन होते हैं उन्हीं दो पॉइंट्स के x2 में से x1 घटा के उतना i कैप हो जाता है, और y2 में से y1 घटा के उतना j कैप हो जाता है, और z2 में से z1 घटा के उतना k कैप हो जाता है। वेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत ही क्या है, मैं सीधा ऐसे कह दूंगा। कहीं ना कहीं आप ये भी तो कह सकते हो, तो आपको जब चैप्टर के अंदर क्वेश्चन देगा तो 2 पॉइंट देगा, उसमें आप सीधा पॉइंट घटा देना। अब कौन सा पॉइंट किस में से घटाना है ये भी तो देख लेना भाई, इसमें से ये घटाना है कि इसमें से घटाना है। तो जहाँ से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वेक्टर एंड हो रहा है, हेड वाले पॉइंट्स में से टेल वाले पॉइंट घटेंगे, ये याद रखना। एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल नंबर 10 है, देखो किताब के अंदर कह रहा है एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल नंबर 10 है, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। नेगेटिव इसकी ऐसी की थे ऐसी, ठीक है ट्राई करते हैं, लेकिन 2 3 एंड 0 मतलब वैसे ड्रॉ करना इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, आंसर का पार्ट नहीं है, ड्रॉ में बस अंडरस्टैंडिंग के लिए करना हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे x में 2 3 एंड 0, ठीक है ना। सो अगर समझना है वो जो P पॉइंट होगा वो एक पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो उसको मैं ड्रॉ कर दूं, ये मेरा पॉइंट, असल में ये मेरा पॉइंट है P पॉइंट, क्योंकि Z में वो 0 है, ठीक है ना। तो ये मेरा P पॉइंट है और उसका मैं पोजीशन वेक्टर बना सकता हूँ यहाँ पे चाहूँ तो ये, ठीक है ना। जैसे ऊपर बनाया मैंने बोला, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, वो पॉइंट्स के सीधा x2 में से वो घटा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ड्राइंग से पहले समझ लेते हैं। और दूसरा पॉइंट वो कम वक्त कह रहा है माइनस में, ठीक है ना। तो माइनस का यार ये मैं करना ही नहीं चाह रहा ना माइनस में, पर देखो फिर भी थोड़ा सा अंदाज लेते हैं। -1 -2 -4, -1 इधर जाएगा, सॉरी x में -1 पीछे जाएगा, -2 उधर, तो वो पॉइंट बनेगा उधर कहीं, और माइनस का नीचे की तरफ जाएगा तो ये इधर, तो वो मैं जब दोनों वेक्टर को जॉइंट मारूंगा तो वो कुछ शिफ्ट होकर इधर, तेरी ऐसी की तैसी, दैट वेक्टर विल लुक लाइक दिस, थोड़ा कुछ ऐसा जाएगा नीचे की तरफ, वो दूसरा वेक्टर ना वो क्यू पॉइंट है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है, और ये जो दो वेक्टर होंगे, ठीक है ना, ओ पी एंड ओ क्यू, ये दो पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ गए ना, इनको पोजीशन वेक्टर कह देते हैं। पोजीशन वेक्टर किताब में पढ़ाया रखा है, पर मैं उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाह रहा, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर क्योंकि साइंस वगैरह में घुसने वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर का सिंपल मतलब ये होता है कि जो पोजीशन बताते हैं, ठीक है ना, कि पहले ड्रोन कहाँ पे मौजूद था उसकी पोजीशन बताने वाला वेक्टर। तो ड्रोन पहले इस पॉइंट पे मौजूद था, उसकी पोजीशन जो बताता है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। फिर ड्रोन इस पॉइंट पे मौजूद था, तो जो उस पॉइंट की पोजीशन बताता है वो पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, ड्रोन वो कह रहा है पहले P1 पॉइंट पे जैसे कोई ड्रोन होगा, वो ड्रोन तो नहीं कह रहा, वो तो बस पॉइंट कह रहा है, ठीक है ना। मैं इमेजिन करो इस पॉइंट पे था ड्रोन, और फिर वो नीचे चले गया। अब ये ड्रोन नहीं हो सकता क्योंकि ज़मीन के नीचे जा रहा है वो, तो वी कैन इमेजिन इट एज अ
सबमरीन, एक सबमरीन इमेजिन कर सकते हो, पानी पे ऊपर मौजूद थी। ये हमारा सी है, ठीक है ना। सो सी पे वो सी में यहाँ पे 2-3 यहाँ पे इस लोकेशन पे पानी के ऊपर मौजूद थी, और फिर वो ऐसे करके समझ ना, वो नीचे फ्लाई करके इस पॉइंट पे आ गई, फ्लाई करके डिप करके वो इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है ना। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तेरी ऐसे से बन जा, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब पता लगाओ बेटे सबमरीन ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा है, किस डायरेक्शन में गई है। तो हम बोलेंगे अभी कर देते कैलकुलेट, 2 मिनट रुकना। तो P पॉइंट से Q की तरफ गई है, ठीक है ना। P पॉइंट से Q की तरफ गई है, उसने सीधा बोला है वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट P और Q। तो P और Q को ज्वाइन करके बना रहा है, तो मतलब टेल यहाँ और हेड यहाँ, तो इसके पॉइंट में से इसके पॉइंट घटेंगे। जैसे मैंने बोला हेड वाले पॉइंट में टेल वाले पॉइंट घटा के निकालना, ठीक है ना। यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर PQ हो जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर नाम PQ ही बोलेंगे, टेल से हेड की तरफ नाम दिया जाता है, तो PQ नाम बोलना पड़ेगा इसका, वेक्टर का नाम PQ, ठीक है ना। वेक्टर का नाम PQ रहेगा, ठीक है। और हम बोलेंगे वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू Q में से उसके पॉइंट घटेंगे, तो -1 -2 i कैप प्लस -2 -3 j कैप और प्लस -4 -0 k कैप, ठीक है ना। द आंसर इज -3 i कैप प्लस -5 j कैप -4 k कैप। तो ये जो आंसर आ रहा है ये रेड वेक्टर का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे इस रेड वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म आ गया। अब इसका आप वो निकाल लो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या मांगा था, फाइंड द वेक्टर ज्वाइन, इसने बस ये वेक्टर मांगा था, सॉरी। तो वेक्टर तो मैंने निकाल दिया, पर मैं इस चीज़ को एक स्टेप ऊपर ले जाके अगर मैं मैग्नीट्यूड वगैरह करूँ, मैं उसको डिस्प्लेसमेंट इमेजिन कर लूँ, मेरी सबमरीन के डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो मैं PQ का मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, -3 स्क्वायर, हाँ ठीक है, -5 का स्क्वायर प्लस में -4 का स्क्वायर, सो इट्स 9 25 34 एंड 16 50, ठीक है ना। हम बोलेंगे ये हो गया। और हम बोलेंगे क्या बोलते हैं डायरेक्शन, तो मैंने डायरेक्शन निकालना, तो डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो बोलेंगे वो कॉस अल्फा कॉस बीटा y बटे में r और कॉस गामा z बटे में r, वो कैलकुलेट करके आप अल्फा बीटा और गामा कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो वेक्टर है x y z के साथ किस एंगल पे जा रहा है। अब प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये वेक्टर असल में नहीं पता चल रहा है आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी क्या हो रहा है, रियलिटी में आप जब ये वेक्टर बनाओगे -3 i कैप -4 j कैप और ये 5 ये जो भी है -3 -5 माइनस ये आप यहाँ से बनाओगे इस वेक्टर को, असली तो यहाँ से बनाओगे ना। अगर आप दिमाग लगाओ तो इस वेक्टर को कैसे बनाया, ये जो OP वेक्टर था यहीं से तो बनाया, OQ वेक्टर को ओरिजिन से बनाया, तो ये वेक्टर भी आप ओरिजिन से ही बनाओगे असलियत में। असलियत में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो -3 i कैप -3 i कैप, ठीक है ना, -3 i तेरी ऐसे सी -3 i कैप -5 j कैप पीछे होगा, ठीक है ना, -4 के कैप, तो नीचे कच्छू मिस्टेक है क्या, मैंने क्या लिया था -1 सॉरी -1 -2 4 के, हाँ ये क्यू मैंने थोड़ा गलत बनाया है, थोड़ा सा गलत बनाया है, ठीक है ना। हाँ पर कोई नहीं, मैंने समझाने का ट्राई कर रहा था पर मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, पर मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, ठीक है ना। रियलिटी में क्या होगा, जब आप यहाँ पे ये जो वेक्टर इसको एक्चुअल में ढंग से ड्रॉ करोगे ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक वेक्टर बनता है, ओ से एक वेक्टर बनेगा ऐसे, ऐसा असलियत में कैसे एक वेक्टर बनेगा जो उस रेड वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा और रेड वेक्टर के बराबर लेंथ का वेक्टर होगा। असलियत में ये होता है। असलियत में जब आप इस वेक्टर के कंपोनेंट को इस वेक्टर कंपोनेंट से घटाते हो ना, तो आपको एक नया जो वेक्टर मिलता है, ये जो नया वेक्टर मिलता है इस वेक्टर कंपोनेंट से घटाने पे, वो वेक्टर असल में यहाँ से ड्रॉ होता है और वो वेक्टर उस रेड वेक्टर के पैरेलल होता है और बराबर लेंथ का होता है। तो बेसिकली आप जो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हो आप इसका कैलकुलेट कर रहे हो, पर क्योंकि उसके बराबर लेंथ का होता है तो हमारे को ठीक है रेड वाले का मिल गया मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के बराबर है। और हम कहते हैं क्योंकि वो जो ब्लू वाला वेक्टर है वो रेड वाले वेक्टर के पैरेलल वेक्टर है, उसके पैरेलल निकलता है वो वेक्टर, ठीक ना, रेड वाले के पैरेलल ड्रॉ होता है वो वाला वेक्टर। तो हम कहते हैं कि भाई ये वेक्टर एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा वो बना रहा होगा क्योंकि उसके पैरेलल है। तो जिस डायरेक्शन में वो ब्लू वाला जा रहा है उसी में रेड वाला भी जा रहा है क्योंकि
ब्लू और रेड पैरेलल है, समझ गए ना। तो असलियत में ये होता है कि आप इस वेक्टर कंपोनेंट से इस वेक्टर कंपोनेंट घटाने के बाद जो एक नया वेक्टर हासिल करते हो, तो एक नया वेक्टर आपको ओरिजिन से मिलता है। वो जो वहाँ मौजूद वेक्टर है वो नहीं मिलता, ओरिजिन से एक वेक्टर मिलता है, और उस वेक्टर का आप असल में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस निकालते हो। पर वो वेक्टर इस वेक्टर के बराबर होता है लेंथ में, तो इसका मैग्नीट्यूड से उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है, और इसकी डायरेक्शन क्योंकि उसके पैरेलल होता है, इसकी डायरेक्शन से उसकी डायरेक्शन मिल जाती है। इसका अल्फा बीटा गामा निकालोगे आप, और जितना एक्स वाई जेड के साथ एंगल बना रहा है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, क्योंकि उसके पैरेलल है। आई आपको समझ में आ रहा होगा रियलिटी थोड़ी सी कैसे काम करती है, उम्मीद लगा ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे आपको किताब पढ़ाती है सेक्शन फॉर्मूला। आपको याद होगा क्लास 10th के अंदर आपने सेक्शन फार्मूला सीखा था। क्लास 10th के अंदर आपने सेक्शन फार्मूला सीखा था जब हम कहते थे कि कोई पी पॉइंट और कोई क्यू पॉइंट है, ठीक है ना, उसके बीच में कोई आर पॉइंट मौजूद है, तो वो आर पॉइंट उस पी क्यू की जो दूरी है उसको कुछ m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, कुछ समझ गए, कुछ m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो वो जो पॉइंट है जो उसको कुछ m/n के रेशो में डिवाइड कर रहा होता था, उसको हम ऐसे करके ये फॉर्मूले से कैलकुलेट किया करते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ तो देखो क्या होता है कि हम बोलेंगे पी क्यू की दूरी जैसे इमेजिन कर लो 5 है, ठीक है ना, 5 है, जैसे इमेजिन कर लो ये पी क्यू की दूरी 50 है, ठीक है ना, पी से क्यू की दूरी कितनी 50, ठीक है, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला भी होता है, ठीक है ना, जो रूट के अंदर x2 - x1 + y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। वो पी क्यू हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इमेजिन कर लो 1250, ठीक है। लेकिन पी से आर की जो दूरी है वो कितनी है 30, और इससे इसकी जो दूरी है वो है 20। तो हमें कह देते हैं कि जो आर पॉइंट है पी से क्यू की टोटल दूरी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उधर 30 कर दिया, इधर 20 कर दिया, समझ के इसको हम ऐसे कह देते हैं। तो वो m/n कुछ रेशो में आर उस टोटल दूरी के 2 टुकड़े कर दे रहा है, समझ गए ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये पी से क्यू ये 2 पॉइंट है, ठीक है ना, इनके बीच में एक आर पॉइंट कोई होगा जो इसको कर रहा होगा 3:2 में डिवाइड, कोई मैं पॉइंट वगैरह बता दूंगा, और मैं आपसे बोलूँगा बताओ वो कौन सा पॉइंट होगा जो इसको 3:2 में डिवाइड करेगा। तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करते थे, याद होगा आपको, ठीक है ना। अब मैं ज़्यादा नहीं घुस सकता 10वीं क्लास के टॉपिक को, मैं ज़्यादा नहीं घुसना, ठीक है ना, मैं ये 12वीं वाला पढ़ाना चाहता हूँ, तो मोटा मोटा लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो जाता है इसलिए, ठीक है ना। अब होता है क्या है कि ये जो 2D में होता है ना, ऐसा सेम 3D में भी होता है, ऐसा ही सेम 3D में भी होता है। ये आपको 11th क्लास में पहले पढ़ाते थे, बाद में इसको 11th क्लास में, जो 11th क्लास का 3D का चैप्टर है ना, उसमें पढ़ाया जाता था पहले ये सब, लेकिन बाद में इसको 3D में के चैप्टर में से सिलेबस के जब टॉपिक डिलीट करे गए ना बीच बीच में, तो उन उसमें हटा दिया गया, 11th क्लास के 3D के चैप्टर में से ये टॉपिक हटा दिया गया। सेक्शन फार्मूला का टॉपिक 3D के अंदर भी था, 2D में भी होता है सेक्शन फार्मूला, 3D में भी होता है। तो x y z, ठीक है ना, हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कोई पी पॉइंट होगा, उसके कुछ x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई क्यू पॉइंट होगा, उसके x2 y2 एंड z2 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। और हम अगेन ये कहते हैं कि अगर हम इस p पॉइंट से इस q पॉइंट को जॉइंट कर दें तो हमारे को एक ये मिल जाएगा, ठीक है ना, एक ये लाइन मिल जाएगा। इस लाइन का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इस लाइन का हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपको 11th क्लास में 3D में सिखाते हैं, आपको याद होगा, ठीक है ना, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना सिखाते थे 3D में, 2 पॉइंट की दूरी कैसे निकालते, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और सिखाते थे जो मैं कह रहा हूँ बाद में डिलीट कर दिया गया, कि बीच में अगर कोई आर पॉइंट मौजूद है जो उसको अगेन कुछ m/n में डिवाइड कर रहा होगा, समझ गए ना, कुछ m/n में डिवाइड कर रहा होगा रेशो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सिखाते थे। तो उसके कुछ एक्स वाई जेड होंगे कोऑर्डिनेट 2D की तरह, और 2D की तरह आपको बता दिए बिल्कुल सेम होता है, इसमें आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं कुछ एक्स वाई जेड होते हैं, और वो निकलता है ऐसे m(x2) + n(x1) डिवाइडेड बाय m+ में n, कॉमा m(y2) + n(y1) डिवाइड बाय m+ में n, कॉमा m(z2), बस ये आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है ना, प्लस n(z1) होल डिवाइड बाय m+ में n, ये आपको एक्स्ट्रा करना होता है। और 2D का ही जैसा एक 3D का फॉर्मूला होता है, उस 3D में एक पॉइंट जो होगा वो जो 2 पॉइंट के बीच में किसी m/n रेशो में डिवाइड कर रहा होगा। ये 3D में पहले पढ़ाते थे, बाद में इसको हटा दिया गया, पता नहीं क्यों हटा दिया गया, ठीक ना, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये होता है सेक्शन फार्मूला। असलियत में जो सेक्शन फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना। अब 12th क्लास कह रही है कि भाई ये चीज़ वेक्टर में करो जरा,
यही चीज़ वेक्टर में करना है। तो वेक्टर में देखो कैसे करना है, आपके फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, फॉर्मूला असल में क्या होता है। अब 3D सी चीज़ को वेक्टर में करने को कह रही है, मतलब 12th क्लास वेक्टर में करने को कह रही है। 12th क्लास कह रही है कि भाई देखो, आप वो जो ये जो ओ पॉइंट होगा, ये जो पी पॉइंट होगा, इसको ऐसे जॉइंट करके एक वेक्टर बना सकते हो। तेरी ऐसे फ्री हैंड बनाना पड़ेगा, रुको। और बोले हाँ, ऐसे करके हम एक वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। और हम बोलेंगे कि ऐसे ही मैं ओ इसको जॉइंट करके एक वेक्टर बना सकता हूँ, समझ गए ना। ओ पी एक वेक्टर, ओ क्यू एक वेक्टर, समझ गए। और ये जो आर है हम बोलेंगे इसको भी जॉइंट करके एक वेक्टर बन जाएगा, समझ गए ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब किताब ये कहती है कि भाई हमारे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है ये आर वेक्टर, समझ गए। नॉर्मली जब 11th क्लास में क्या किया जाता है, आपको कोऑर्डिनेट दे दिए जाते हैं पी और क्यू के, और आपसे आर के कोऑर्डिनेट मांगे जाते हैं। अब वो कह रहा है 12th क्लास के अंदर आपको यही चीज़ दी जाएगी, पी और क्यू दिया जाएगा, पर वो वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा। एक ओ पी वैक्टर है और एक ओ क्यू वैक्टर है, ठीक है ना, ऐसे दिया जाएगा। और ओ पी वैक्टर से जो लाइन बनेगी उसको कोई ओ आर वैक्टर एक रेशियो में तोड़ रहा होगा, और उसको आपको वेक्टर में निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। जो चीज़ आपको 11th क्लास में पॉइंट्स में दी जाती थी कि पी के पॉइंट और आर के, पी के पॉइंट और क्यू के पॉइंट बता देते थे, और आर के फिर आपसे पॉइंट्स मांगते थे, वो कौन सा पॉइंट होगा जो एम/n में डिवाइड करेगा, वो सारा कैलकुलेशन पॉइंट्स में होता था। अब वो सारा कैलकुलेशन वेक्टर में होगा, आपको पी पॉइंट का ऐसे वेक्टर में बता दिया जाएगा, मतलब समझने, एक बोला जाएगा एक ओपी वेक्टर है, एक ओक्यू वेक्टर है, और उनके पॉइंट्स को जॉइंट करके जो बनेगा एक ये ब्लू लाइन, इसको एक ओ आर वैक्टर m/n में डिवाइड कर रहा है, वो ओ आर वैक्टर निकाल के दिखाओ, तो आपको ऐसे मांगेगा। वही चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो 11th क्लास करवाती है, पर 11th क्लास उसे कोऑर्डिनेट से कैलकुलेट करवा देती है, एक सेक्शन फार्मूला करवाती है, समझो, मैंने भी करके दिखाया एक्स वाई जेड का वो सेक्शन फार्मूला। लेकिन 12th क्लास उसी को वेक्टर से करवाना चाह रही है बस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे करते हैं, हम इसको ऐसे कह देते हैं कि भाई अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको इसको भी आप एक वेक्टर कह सकते हो, और इसको भी आप एक वेक्टर कह सकते हो, समझे ना। पी से आर जॉइंट पे एक वेक्टर है, और आर से क्यू जॉइंट पे एक वेक्टर है, हम इसको कहते हैं, इसको भी हम वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कहते हैं कि भाई देखो, इधर हम वही चीज़ लगाएंगे जो अभी हमने इधर लगाई, समझ गए। सो ये जो रेड वेक्टर होगा, दिस विल बी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, समझ गए। और इसके अंदर हम बोलेंगे ये जो ब्लैक वेक्टर होगा, दिस विल बी दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। किताब क्या करती है, किताब इसको नाम दे देती है। किताब कहती है लेट्स कॉल दिस वेक्टर ए वेक्टर, लेट्स कॉल दिस वेक्टर बी वेक्टर, लेट्स कॉल दिस वेक्टर आर वेक्टर। पहली बात तो किताब ने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर नहीं करके दिखाया है, तो बच्चों को थोड़ा अजीब लगता है। अजीब क्या लगता है, बच्चे मतलब बस एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ होगा कुछ, होगा कुछ, आगे समझ में कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन मेरी कोशिश है कि बस एडजस्ट नहीं करना पड़े, थोड़ा तो समझ में आए हम कर क्या रहे हैं, ठीक ना। आपको समझ में आएगा आप क्या कर रहे हो ना, तो फ्यूचर में पॉसिबल, मतलब एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप पता नहीं कुछ नया कर सकते हो। अगर आप अभी समझते हो कि आप ये जो कर रहे हो इस सबका क्या मतलब है, ये चल क्या रहा है, अगर आप ये सब समझते हो तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी रहती है आप शायद फ्यूचर में कुछ ऐसा नया करके दिखा सको जो शायद किसी ने ना करा हो, ठीक ना। लेकिन अगर आप समझते ही नहीं हो चीज़ों को, आप बस एडजस्ट कर रहे हो चीज़ों के साथ कि चल बस क्वेश्चन करना है, तो फिर आपसे उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कि आप कुछ नया कर पाओगे। जब आप चीज़ों को बेसिक ही नहीं समझते चीज़ों का, तो एडवांस लेवल पे आप कुछ बढ़िया कैसे कर लोगे। तो मेरा कोशिश ये रहता है बच्चों को एटलीस्ट जो वो बेसिक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं उनका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, मतलब कुछ लेवल पे तो होगी यार, समझ में तो आए कि क्या चल रहा है। तो मैं इसलिए थोड़ा समझा के पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो हम बोलेंगे कि भाई इस वाले के अंदर हम वही लॉ लगा लेंगे जो ऊपर लगाया, उस वाले वो ऊपर जो लगाया वेक्टर जॉइंट टू वेक्टर में, वही वाली नॉलेज लगा के हम यहाँ इस वाले को बोलते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल का नाम ले देंगे ओ पी आर। ओ पी आर ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस में मेन वेक्टर क्या, आर वेक्टर ना, तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, अब इसको भी कुछ नाम दूँ क्या, नहीं चलो छोड़ो, प्लस में पी आर वेक्टर ऐसे लिख दो, ठीक है ना। और हम बोलेंगे ऊपर वाले जो ट्रायंगल उसको बोलेंगे इन ट्रायंगल, क्या है वो, ओ आर क्यू, ठीक है ना, ओ आर क्यू, ठीक है ना। तो हम उसके अंदर हम कह सकते हैं दैट द बी वेक्टर इज इक्वल्स टू द
आर वेक्टर प्लस में आर क्यू वेक्टर। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से दोनों में से पी आर और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट पी आर वेक्टर, इसमें ना इसको वहाँ पे जाके घटाऊंगा तो मैं इसको लिख दूंगा दैट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे कह सकता हूँ आर क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ए आर वेक्टर। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। और हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो हमारे को ये बता रखा है कि ये जो पूरा ब्लू लाइन है ये m/n में डिवाइड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इससे इसका जो रेशियो है वो m/n है। समझे ना, पूरा लाइन कोई जो r था ये m/n में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इससे इसका मतलब वेक्टर पी आर से वेक्टर आर क्यू का जो रेशियो है, वेक्टर पी आर से रेशियो ऑफ वेक्टर आर क्यू, तेरी ऐसे ढंग से बन जा, समझ में आ रहा है, ठीक ना। दैट्स इक्वल्स टू m/n। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक ना। इससे इसका रेशियो m/n है, हम ये कह सकते हैं, ठीक ना। वेक्टर में क्यों कह सकते हैं मैं आपको बता दूं, वैसे तो वो लंबाई है, लंबाई मतलब लेंथ, इस लेंथ से रेशियो m/n है, पर मैं वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूँ उसको कि वेक्टर फॉर्म में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ गए ना। तो वेक्टर्स का रेशियो भी m/n कहा जा सकता है। आयोग मेरे बात आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। वैसे तो ये जो इतनी ब्लू लाइन है और इतनी ब्लू लाइन है, इन लाइंस का रेशियो m/n है, मतलब बस मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशियो m/n है रियलिटी में, लेकिन बिकॉज वो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो मैं उनको वेक्टर फॉर्म में भी कह सकता हूँ, वो वेक्टर फॉर्म में भी इसी रेशियो में। आयोग मेरे बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। थोड़ा सा बाकी अपना दिमाग भी आप सेल्फ स्टडी थोड़ा सा कर सकते हो, लेकिन उम्मीद लगा बात समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कि इससे इसका जो रेशियो है वो m/n है, ठीक ना। अब इसको हम बेसिकली आगे बढ़ा के इसको ऐसे कह देते हैं द n वेक्टर पी आर ऑल इक्वल्स टू m वेक्टर आर क्यू। एन पी आर वैक्टर इक्वल टू एम क्यू आर वैक्टर, ये जो हमने रिजल्ट निकाला है इसमें हम क्या करते हैं, पी आर की जगह पे ये वाला वैल्यू और क्यू आर की जगह पे ये वाला वैल्यू डाल देते हैं क्योंकि उसके बराबर है, ठीक है ना। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आ जाएगा आपका, यहीं करके दिखा दूँ, वो आ जाएगा आपका एन, क्या है ये, पी आर लेना तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऑल इक्वल टू एम पी वेक्टर माइनस ए आर वेक्टर, ठीक है ना। और हमारा मेन टास्क था इस आर वेक्टर को निकालना, क्योंकि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारे को पता होंगे, क्योंकि उनके वो पॉइंट्स पता होंगे और उनकी ए और बी की हमारे पास कॉम्पोनेंट फॉर्म्स होगी, सब होगा उनका, तो ठीक है ना। मेन है उस आर वेक्टर को निकालना, ठीक है ना। तो हम उस आर वेक्टर को अब एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ फेंक देंगे और उसको आंसर निकालेंगे। देखो हम यहाँ पे बोलेंगे एन आर वेक्टर माइनस में एन ए वेक्टर ऑल इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस में एम आर वेक्टर। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, हो सका तो मैं कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, नहीं हो सका तो फिर मैं एक छोटा सा वीडियो इस प्लेलिस्ट में और ऐड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना, अलग से बना के किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जिसमें बच्चों को ज़्यादा डाउट हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे हो जाएगा आर वालों को एक तरफ कर लेंगे तो वो लिख के करना पड़ेगा एन आर वैक्टर प्लस एम आर वैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, एक तरफ उन दोनों में से आर कॉमन निकाल लूँगा, तो हो जाएगा एन प्लस एन माइनस एन प्लस में एम, ठीक है ना, ऑल इक्वल टू उधर चल जाएगा एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर, ठीक है ना। और आर वेक्टर का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल थिंग डिवाइड बाय, और इसको एन प्लस एम कह सकते हैं या एम प्लस एन कह सकते हैं, किताब के एम प्लस एन कर लो, ठीक है ना, क्योंकि एन प्लस एम को एम प्लस एन भी कह सकते हैं, समझ गए ना। ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा, उसको एन प्लस एम प्लस एन लिख दो, तो ये किताब कहती है आगे आपका आंसर भाई। तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारा जो आर वेक्टर है, ये जो आर वेक्टर है इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका मिल गया, हमारे को वो रेशो बता दो किस रेशो में डिवाइड करने के बारे में बात किया जा रहा है, 3:2 या जो भी वो रेशो है, और हमारे को बी वेक्टर और ए वेक्टर बता दो, उसको बी वेक्टर ए वेक्टर को यहाँ रखूंगा, उस रेशो को मैं यहाँ रखूंगा, ये कैलकुलेशन करके मैं बता दूंगा वो कौन सा वेक्टर होगा जो उन दोनों वेक्टर से जॉइंट होने वाली उस ब्लू लाइन को उस रेशो में डिवाइड हो रहा होगा। मतलब हम उस आर वेक्टर को निकाल सकते हैं अगर हमारे को ए बी वेक्टर और वो रेशो जिस रेशो में डिवाइड करने के बारे में बात किया जा रहा है वो पता हो। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक ना। अब इसमें ये जो हमने पढ़ा
इसको हम कहते हैं इंटरनली, इसको इंटरनली कहते हैं। इसको कहते हैं आर डिवाइड्स इंटरनली। इंटरनली का मतलब होता है कि जो आर पॉइंट है वो पी क्यू के बीच में मौजूद है, ठीक है ना, और बीच में मौजूद होकर उसकी दूरी के 2 डिविजन्स कर रहा है इंटरनली, ठीक है। इसमें एक एक्सटर्नली का फॉर्मूला भी होता है। अब एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है इसको समझ लो। एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेरा पी पॉइंट है, यहाँ पे मेरा क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। एक्सटर्नली का मतलब होता है कि ये जो पी क्यू पॉइंट को आपको जॉइंट कर लोगे तो ये लाइन आ गई, ठीक है ना। एक्सटर्नली का मतलब ये होता है कि आर पॉइंट इसके बीच में मौजूद नहीं, इसके बाहर मौजूद है कहीं, ये मौजूद हो, ये मतलब होता है एक्सटर्नली का। आर पॉइंट यहाँ पे कहीं मौजूद है, समझ गए ना। और आर पॉइंट अब 3:2 के रेशो में कैसे करता है, तो आर से इसकी दूरी, आर से इसकी दूरी और इसकी दूरी का एक रेशो बन निकाला जाता है। यहाँ पे कैसे, जैसे क्या कर रहे हैं, आर से इसकी दूरी कितनी है और उसकी दूरी कितनी है वो रेशो, तो इससे 30 है, उससे 20 है, तो वो 3:2, यही हो गया ना एक तरीके से। मतलब आर से पी की दूरी कितनी है, आर से क्यू की दूरी कितनी है, 30 और 20, तो रेशो का 3:2 ऐसे कर रहे हैं ना। सेम यहाँ पे ऐसे करते हैं, आर से पी की दूरी कितनी है, मतलब ये घुमा के ले रहा हूँ, पर ये लेना है आर से पी की दूरी और आर से क्यू की दूरी कितनी है, उसका एक रेशो। तो यहाँ पे भी हम वही रेशो के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे आर पी क्यू को 3:2 या जो भी रेशो बनता है उस रेशो में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आर की से दूरी कितनी, पी से दूरी है मान लो जैसे 8, ठीक है ना, और आर की पी से दूरी कितनी है 2, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, 8 और 2 का रेशो क्या बनेगा 4:1, समझ गए ना। बोलेंगे आर पी क्यू को एक्सटर्नली 4:1 में डिवाइड करता है, क्योंकि आर की पी से जो दूरी वो 8 आ रही है और इससे जो दूरी वो 2 आ रही है, तो वो उसका रेशो 4:1 हुआ। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब अगेन किताब वही कहती है भाई वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर, ठीक है, ओ ये वेक्टर, कहते मुझे तो आर आर वेक्टर चाहिए, समझना, मुझे मुझे मतलब मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, पीछे वाला फॉर्मूला सेम होता है, बस वो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर हो जाता है और बटे में एम माइनस एन हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं ठीक हूँ, समझ गए ना। ये किताब प्रूव करके नहीं दिखाती, वो तो किताब में थोड़ा बहुत प्रूव करके दे रखा है, फिर भी ये सबकी कैलकुलेशन करके दिखा रखी है। ये किताब रीडर पे छोड़ देती, कहते खुद ही करके एक बार देख लो। अरे मैं भी आप पे छोड़ रहा हूँ, छोड़ के आ रहा हूँ, बच्चे खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जब इतनी कैलकुलेशन करी और यहाँ पे ये फार्मूला निकल के आया तो इसका भी शायद होगा ये कुछ फार्मूला, बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी आपको करना है, आपके पास टाइम है और आप मैथ को इन्जॉय करते हो तो आप इसको कर सकते हो कैलकुलेशंस के, कैसे सही में, क्या सही में दोनों पर दोनों माइनस से बन जाएगा इसका फॉर्मूला, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास पी पॉइंट पी एन क्यू को डिवाइड करने वाला है, अगर एक आर पॉइंट इंटरनली उसका एक फार्मूला होता है और आर पॉइंट है वो एक्सटर्नली उसका फार्मूला होता है वेक्टर, वेक्टर आर, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। एक रिमार्क के बारे में किताब बात करती है, मिड पॉइंट के बारे में, तो किताब कहती है अगर किताब कहते हैं अगर आपका वो जो पी से क्यू के मिड में है वो आपका आर पॉइंट, ठीक है, मिड में है, ठीक ना, तो किताब कहती है वो वेक्टर बिल्कुल मिड में है, ठीक है ना। मिड में मतलब कि वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, समझ गए, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, आर जो है 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। ये कैसे लिख रहा है, इफ आर इज मिड पॉइंट, हाँ ठीक है, ऐसे लिख दो, इफ आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, अगर आर जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, तब हम बोलेंगे, तब क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे फॉर्मूला अगर आप पूरा अप्लाई करना चाहते हो तो मिड में इंटरनली लिया गया, ठीक है ना, और बोलेंगे इसमें एम और एन तो क्लियर है 1 है, ठीक है ना, सो हो जाएगा बी वेक्टर इंटू 1 बी प्लस ए वेक्टर इंटू 1 ए वेक्टर और बटे में 2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और एक्सटर्नली का आप उसमें भी इमेजिन कर लेना अगर वो 1:1 का हो, पर एक्सटर्नली कभी 1:1 होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्सटर्नली एक पॉइंट है तो पी से ज़्यादा दूरी होगी और क्यू से कम होगी, तो एक्सटर्नली में कभी मिड पॉइंट का सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। इंटरनली में मिड पॉइंट का सेंस बनता है, तो इंटरनली जब पॉइंट होता है और वो मिड में होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब अगेन किताब के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको करते हैं, ड्रॉ करके करेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को ड्रॉ करके करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या बस लिख के करना ही पसंद है कि बस लिख के करके ख़त्म कर दिए जाए क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जितने बच्चों को वैसे ऑफलाइन पढ़ा है तो बच्चों को ड्रॉ करके करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें पसंद आता है कि यार ड्रॉ करके ना एक अलग ही सेंस बनता है क्वेश्चन का, ये क्या चल रहा है। आप कमेंट बॉक्स में अपना बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, कह रहा है कंसिडर 2 पॉइंट पी एंड क्यू विथ पोजिशन वेक्टर ओपी का आपको बता रखा है वो है 3a-2b, ठीक है ना, और ओ क्यू एक बता रखा है वो है आपका a+b, ठीक है। और कह रहा मुझे एक पहला आर पॉइंट चाहिए जो इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता हो, ठीक है ना। सो m का वैल्यू क्या हो गया 2 और n का वैल्यू क्या हो गया 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे इंटरनली को, तो इंटरनली का आपका आ जाएगा जो उसका आर वेक्टर होगा जिसको हम ओ आर वेक्टर बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए ना, ओ आर वेक्टर जो हम पीछे कैलकुलेट कर रहे थे, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर होल डिवाइड बाई एम प्लस में एन, ठीक है ना, जो कि आपका आ जाएगा एम मतलब 2 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। जो ओ पी है उसके वेक्टर ए वेक्टर है और जो क्यू एस का वेक्टर हमारे लिए एक बी वेक्टर है। एक तो उसने पी और क्यू के उनको ए और बी में बता रखा है तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारा कैलकुलेशन क्या था, हमारा जो फॉर्मूला था, इसके वेक्टर को ए वेक्टर, इसके वेक्टर को बी वेक्टर का था, ठीक है ना। और एम से बी वेक्टर मतलब क्यू वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होगा और एन से ए वेक्टर मतलब पी वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे एम बी वेक्टर M2 से जो बी वाला जो क्यू वाला वेक्टर है जो ये वाला वेक्टर मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ गया ना। n+1 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर होल डिवाइड बाई m प्लस में n, ठीक ना। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है ना, होल डिवाइड बाई 2b वेक्टर और 2b वेक्टर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा 2a और 3a 5a वेक्टर बटे में 3, ठीक है ना। सो मतलब पूरा आंसर आ गया 5 बटे में 3a वेक्टर, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, रुको, यहाँ पे मैंने ये चीज़ शायद पहले नहीं बताई है तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। अगर आप एक ए वेक्टर लेते हो, ठीक है ना, और उसमें आप उसी का नेगेटिव वेक्टर, ये मैं बनाता हूँ नेगेटिव है, ढंग से ड्रॉ करो जाओ, जैसे नॉर्मली ड्रॉ करता वैसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा ए वेक्टर हो गया, तो नेगेटिव हम जैसे 2D 3D में ड्रॉ करते हैं उससे पीछे ले आते हैं ना, तो वैसे तो ये नेगेटिव हो गया, समझ गए ना। तो हम बोलेंगे ये मेरा ए वेक्टर है, नेगेटिव ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे को ए में नेगेटिव ऐड करो, तो कैसे होगा, तो अरे यार नेगेटिव आप समझ तो गए हो ना, नेगेटिव क्या है, एक वेक्टर है जो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एक ही बराबर लेंथ का, ठीक है ना, नेगेटिव वेक्टर है। अब हम बोलेंगे इन दोनों को वेक्टर को ऐड करना है तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग इसको उठा के मैं हेड को टेल पे ऐसे लेके जाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा गलत बन रखा है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। उसका ब्लू वाले वेक्टर को जो टेल था मैं उसको ब्लैक वाले वेक्टर के हेड पे ले गया, जो वो करते हैं दो वेक्टर को ऐड करते हैं, मैं इसकी टेल को उसके हेड पे ले जाते हैं, ठीक है ना, और फिर जो टेल और हेड को जॉइंट करते हैं, तो मैं ब्लू वाले वेक्टर के टेल को ब्लैक वाले वेक्टर के हेड पे ले गया। अब उनकी जो टेल और हेड को जॉइंट करना होता तो वो यहाँ पे है, एक पॉइंट पे आ रही है, ठीक है ना। सो हम कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये तो एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया, समझ गए ना। मतलब ए वेक्टर को नेगेटिव ए वेक्टर से ऐड करने पे एक पॉइंट आता है, आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से ए वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर से ऐड अगर आप करते हो तो उसका जो आंसर आता है वो असलियत में ट्रायंगल ऑफ एडिशन से जब हम ऐड करते हैं तो वो एक पॉइंट आता है। ये पॉइंट को आपको याद होगा हम बोलते थे जीरो वेक्टर, पॉइंट को हम जीरो वेक्टर कहते थे, ठीक है ना। तो बोलेंगे हाँ ये तो जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है ना, बैठे बात दिमाग के अंदर। तो एक वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करने में जीरो वेक्टर आता है। अगर हम जीरो वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करें, जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है ना, और ये जीरो वेक्टर है। अब जीरो वेक्टर को ए वेक्टर में ऐड करना मतलब समझ, जीरो वेक्टर यहाँ पे है, इसको इस वेक्टर के साथ ऐड करना, तो पहले तो इसको उठा के इसको हेड से वो टेल पे ले जाओ ऐसे करके। नॉर्मली क्या करते हैं, दो वेक्टर होते हैं फिर उसकी टेल को हेड पे ले जाते हैं और फिर ऐसे करके जॉइंट मारते हैं ना, तो आंसर आता है।
अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसके अंदर जीरो वेक्टर ऐड करना है, तो जीरो वेक्टर तो ये रहा। इसमें जीरो वेक्टर ऐड कैसे करोगे, हम बोलेंगे ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसको जीरो वेक्टर को उठा के क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं इधर ले जाऊँगा। पैरेललोग्राम लॉ लगाना तो मुश्किल ही होता है यहाँ पे, पैरेललोग्राम लॉ तो हम लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ट्रायंगल लॉ से समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम बोलेंगे अब क्या करना है, अब टेल को हेड से ज्वाइंट करना है, इसकी टेल को उसके हेड से। तो बोले उसकी तो टेल और हेड एक ही पॉइंट पे है एक तरीके से, जीरो वेक्टर का टेल भी वही होता है, हेड भी वही होता है, वहीं से शुरू के वहीं खत्म हो जाता है। तो हम बोलेंगे इसकी टेल को उस हेड से ज्वाइंट करना, मतलब ये वाला वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर में जब मैं जीरो वेक्टर ऐड कर रहा हूं तो मुझे ए वेक्टर मिल रहा है। ए वेक्टर में जब हम ऐड कर रहे हैं जीरो वेक्टर तो आई एम गेटिंग ए वेक्टर। तो समझ गए, हमें कहते हैं कि जीरो नंबरों की तरह, जैसे 5 में जीरो ऐड करते हो तो 5 ही आता है, ऐसे यहाँ पे भी होता है। एक वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो वो वेक्टर वापस आ जाता है, समझ गए। जीरो को हम नंबरों में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, आपको याद होगा, क्योंकि नंबरों में जीरो को ऐड करो तो फर्क नहीं पड़ता, 5 ही आता है। ऐसे जीरो वेक्टर को हम वेक्टर में कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको ऐड करो तो वही वेक्टर वापस आ जाता है, ठीक है ना। और अभी जो मैंने आपको बताया, तो नंबरों में हम ये कहते हैं, नंबरों में कहते हैं कि 5 के लिए -5 होता है एडिटिव इन्वर्स, ऐड करने में उल्टा, इन्वर्स मतलब उल्टा, क्योंकि 5 -5 को ऐड करने पे 0 आता है, समझ गए ना। आइडेंटिटी जनरेट होना चाहिए 5 के साथ, वो कौन सा नंबर है जो एडिटिव आइडेंटिटी जनरेट करता है, वो 5 के लिए एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो 5 के लिए -5 एडिटिव इन्वर्स होता है, क्योंकि वो 5 के साथ आने पे एडिटिव आइडेंटिटी जनरेट करता है। ऐसे हम बोलते हैं कि वेक्टर्स में भी एक वेक्टर ए है तो उसके साथ कौन सा ऐसा वेक्टर जो ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि वेक्टर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो वेक्टर। तो हम कहते हैं ए वेक्टर के साथ ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ऐड होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी जनरेट कर देगा, हम बोलेंगे वो नेगेटिव है, अभी पीछे बात करा था। तो इसलिए हम कहते हैं नेगेटिव ए जो होता है वो किसी ए वेक्टर के लिए एडिटिव इन्वर्स होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, छोटी क्लासेस वाली बातों से बातें लिंक करती है, ठीक है ना। ये छोटी मोटी बातें अगर आ जाए तो आपको याद रखना, ठीक है ना। और इसी लॉजिक से हम यहाँ पे इन चीज़ों को हटा देते हैं, हम 2b में से 2b को सीधा कह देते हैं कि 2b और 2b क्या हो जाएगा, 2b प्लस का 2b और माइनस का 2b, ये हो जाएगा आपका जीरो वेक्टर। इसका पूरा आंसर कैसे होना चाहिए, पूरा आंसर होना चाहिए 2a वेक्टर प्लस इस 3a को मुझे आगे लिखना चाहिए, इस 2b को पीछे लिखना चाहिए, इस वाले को मुझे ऐसे लिखना चाहिए। और बोलेंगे क्यों, अरे भाई आप ए में बी थोड़ी ऐड कर सकते हो, ए में ए ऐड करना ना, ए में ऐड करने के लिए ए को एक के साथ लाना पड़ेगा, समझ गए। और बोलेंगे आपने आगे पीछे करा, इसके पीछे भी कोई लॉजिकल रीजन, हम बोलेंगे हाँ है, वेक्टर का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी लिखो कि बी प्लस ए लिखो, आंसर एक बराबर होता है, समझ गए। तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना था इसको, समझ गए। मतलब ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए रियलिटी में, तो पर हम ये सब करते हैं ना, जल्दी से काट कूट के फाइनल आंसर देते हैं, किताब खुद ऐसे करके देती है। तो समझ गए ना, हमारे को ये करना था यहाँ पे, इसको आगे इसको पीछे करके रीज़न बोलना था कि वेक्टर का एडिशन कॉम्पिटेटिव होता है। तो मैं 2b प्लस 3a को 3a प्लस 2b लिख सकता हूँ। और फिर मुझे इसमें दिखाना है कि वेक्टर में जो 2b और ये होता है ये एडिटिव इन्वर्स होते हैं, और इसको नहीं, इसको पहले ऐसे लिखना है 2a वेक्टर प्लस 3, मतलब इसको तो लिख दोगे 5a वेक्टर, तो सिंपल ऐड हो जाएगा। ये कैसे लिख दूंगा, हम बोलेंगे ये सिखाया था किताब ने, ये सिखाया तो था, इससे कर रहा हूँ ये दो, समझ गए। हर चीज़ में मैं किताब का एक मेरे को वो मेंशन करना है, किसी भी स्टेप में, जो भी मैं स्टेप कर रहा हूँ उसमें मुझे किताब के बातें मेंशन करनी, किताब ने वहाँ सिखाया था वेक्टर के चैप्टर के अंदर। आपको ये बोलना है कि यार वेक्टर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, वेक्टर मुझे नहीं पता क्या होता है, वेक्टर तो किताब सिखा रही है क्या होता है, और जो किताब सिखा रही है वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। वेक्टर का जो मैथ है जो किताब ने सिखाया वही होता है वेक्टर का मैथमेटिक्स, और उसके अंदर रह के सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो वेक्टर के जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको किताब के अंदर की बातों पे चलना है, अरे किताब ने क्या सिखाया था उस हिसाब से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उस हिसाब से क्या क्या कर सकता हूँ जो किताब ने सिखाया था, और वो उस हिसाब से ही करना है। तो हम बोलेंगे अच्छा इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, अरे हाँ वेक्टर की कॉम्पिटिटिव होता है, फिर इसको अरे हाँ इस मतलब इन दोनों को वो कर सकता है, हाँ ये भी किताब ने सिखाया था, और फिर इसको लिख सकता हूँ 2b वेक्टर प्लस -2b वेक्टर, समझ गए ना, क्योंकि घटाने के लिए ऐड करना पड़ता है, किताब ने ये सिखाया था, ठीक है ना। और 5a वेक्टर प्लस फिर ये बनेगा 0 वेक्टर, फिर मैं समझ गए यहाँ पे रीजन मेंशन करूँगा वो कॉम्पिटेटिव होता है, क्योंकि वेक्टर यहाँ पे मेंशन मतलब यहाँ पे रीजन मेंशन नहीं करूँगा, यहाँ पे रीजन मेंशन करूँगा क्योंकि वो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी होता है, इसलिए मैंने उसको 0 वेक्टर लिखा। और फिर यहाँ पे लिखूँगा ये 5a प्लस 0 वेक्टर आएगा, क्योंकि वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ये कुछ आपको अगर आपने बहुत अच्छे से मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ा है ना, मैट्रिसेस का, ये उसकी याद दिलाएगा,
कुछ अगर आपने बहुत अच्छे से मैट्रिसेस का चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ हम इतने अच्छे से नहीं करते, करना इतने अच्छे से चाहिए, लेकिन हम इतने अच्छे से नहीं करते, हम सीधा नंबर की तरह काट देते हैं, ठीक है ना। और चीज़ें कहीं ना कहीं मैच भी करती है, मतलब जो मैंने आपको ये सब यहाँ पे चीज़ें करके दिखाई, अगर आपको ये चीज़ कहीं पे दिख जाए ना, तो आपको बोलना ये नहीं है कि ये क्या उटपटांग चीज़ें कर रहा है, आपको बोलना वो लॉजिकल चीज़ें कर रहा है। किसी बाहर की किताब के अंदर एनसीईआरटी नहीं कर रही, पर किसी बाहर की किताब के अंदर देखने को मिल जाए, तो आपको बोलना है अरे वो लॉजिकली लॉजिक चल रहा है, ऐसे ही करना होता है, समझ गए ना, वो लॉजिक भरी बात कर रहा है, समझ गए। लेकिन हम डायरेक्ट भी कर देते क्योंकि नंबर की तरफ थोड़ा चल जाता है, ठीक है, बी से बी काट दो, क्योंकि एंड में तो वो 5 ही पूरी कैलकुलेशन के बाद तो वही बच रहा था ना। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। आगे बढ़ते कोई नहीं, और बोलेंगे एक्सटर्नली कैलकुलेट करना है तो ऐसे ही आप एक्सटर्नली को कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सटर्नली जो होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और किताब ये आंसर देती है, जो कि आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, जैसे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया, ठीक है ना। और कैलकुलेशन करते समय डायरेक्ट करना है, जो मैंने आपको बातें बताई कि असलियत में कैसे करना होता है, वो सब मत करना, सीधा किताब जैसे करती है वो काट पीट के सीधा सीधा कर देना, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। करके दिखा देता हूँ, रुको करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, सीधा नंबर्स की तरह करेंगे कि भाई M2 बी वेक्टर, तो ये ए बी, ठीक है ना, और प्लस -1 3a -2b, ठीक है ना, 2b वेक्टर, ठीक है ना, और होल थिंग डिवाइड बाय 2 -1, तो नीचे तो 1 आ गया, तो नीचे को तो छोड़ दो, ऊपर आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और -3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ठीक है ना, दैट्स इक्वल्स टू 4a वेक्टर माइनस a वेक्टर, समझ गए ना, कुछ -b वेक्टर, समझ गए, 4a -3b वेक्टर। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा, इस क्वेश्चन को अगर आप ड्रॉ करके समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो कह रहा है कि कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, ठीक है ना, कोई ए वेक्टर कोई बी वेक्टर है, ठीक है। और जो आपका उसने बोला था ओ पी वेक्टर है, वो 3a वेक्टर -2b वेक्टर है, तो 3a क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे 3a हो जाएगा इसी ए वेक्टर के डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में, ये 2a हो गया, ठीक है ना, इसी के डैश में एक डबल कर दूंगा, ठीक है ना, और इसी के डैश में ट्रिपल कर दूंगा, तो ये 3 हो गया, समझ गए ना, ये 3a वेक्टर हो गया। और हम बोलेंगे कि 2b -2b, तो ये हो गया मेरा -b, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा -2b, ठीक है। और फिर इन दोनों को मेरे को पैरेलली शिफ्ट कर देना है, तो करना पड़ेगा जो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये जो वेक्टर आएगा इधर, ये जो वेक्टर आएगा, कर्व क्यों बन रहा है, स्ट्रेट बन जा, ठीक है। ये जो वेक्टर आएगा, इसको किताब कह रही थी कि ये जो OP आएगा ना, दिस इज योर 3a -2b, समझ ना, 3a -2b, और ये जो वेक्टर है 3a -2b, ठीक है। ये किताब असलियत में बात कर रही थी, ये OP है, ठीक है ना, अगर ड्रॉ करके समझना, ठीक है। और क्यों कह रही थी a+b, तो a+b तो बहुत आसान हो जाएगा, OQ वेक्टर, ठीक है ना। ये मेरा ओ क्यू वेक्टर हो गया, इस पॉइंट को किताब क्यू कह रही है, ठीक है ना, और इसको कह रही है ये OQ वेक्टर हो गया, ठीक है ना। और किताब आपसे कह रही थी कि मुझे चाहिए जो PQ को ज्वाइंट करने पे, इसको ऐसे ज्वाइंट करोगे, ठीक है ना, इसको ज्वाइंट करने पे बीच में एक पॉइंट है जो इसको 3:2 में डिवाइड करता है। 3:2 का मतलब इसके 3 हिस्से बराबर, 3 हिस्सों में तोड़ो इसको 3 हिस्सों में तोड़ो, और 2 हिस्से यहाँ पे रह जाएंगे और एक हिस्सा वहाँ रह जाएगा, तो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, ठीक है ना, जो इसको 2:3 में तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा ग्राफिकली, ठीक है ना। और ये पॉइंट असल में अगर आप देखो तो ये पॉइंट इस ब्लू लाइन के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना, और ये ए वेक्टर से हल्का सा ज़्यादा है, कितना ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। और अगर आप इसका जो आंसर आया था 5/3, इसको थोड़ा ढंग से कैलकुलेट करो तो 5/3 का आंसर 1.5/3, 3 कम 3 2 6 3 6 18 4167 ये। तो ये जो वेक्टर है ये लगभग जा रहा है 1a, ये 1a हो गया, ठीक है ना, और ये लगभग 1.67a के आसपास कुछ है। वो मेरा और अच्छे से बनाता तो बिल्कुल परफेक्ट ही जाता, लेकिन हाँ यहाँ पे कहीं काट रहा है, तो मतलब समझ गए ना, अरे हाँ यार, मतलब यहाँ पे यही तो वो पॉइंट है जो इस रेड लाइन को
2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और वो पॉइंट उस ब्लू वेक्टर के ऊपर जा रहा है और ये ए के आगे उसी ब्लू लाइन पे ए के आगे जा रहा है। सो ए से ज़्यादा है वो, ये 1A है और समझ गए ना 1.67 ये कुछ है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 12 है शो दैट द पॉइंट दिस वन आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो 3 पॉइंट्स आपको बता रहा है। अरे यार ऐसे ये खींच दो, ये खींच दो, ठीक है ना, ये खींच दो। वो आपसे कह रहा है कि मैं 3 वेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये 3 वेक्टर कह रहा है मेरे को मुश्किल पड़ेगा बनाना, तो मैं सिंपल से 3 अलग वेक्टर बना देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ये कोई ए वेक्टर, ठीक है ना, जो पड़ेगा कुछ समझ गए ना, मेरे को मुश्किल पड़ेगा, वो नेगेटिव वगैरह भी तो है उसके अंदर, तो मैं एक सिंपल सा बना दे रहा हूँ ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर सो दैट द पॉइंट दिस उसने इस पॉइंट को ये बोला है, इस पॉइंट को ये बोला, ठीक है ना, और इस पॉइंट को ये बोला है, ठीक है। और बेसिकली वो ओ ए को वो वेक्टर से डोनेट करने के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। और हम बोलेंगे बी कुछ होगा कोई दूसरा वेक्टर, ठीक है ना, उसको, और सी, अबे बन जाओ एक जगह से यार, सारे इधर उधर भाग रहे हैं, सी, ठीक है ना। और हम बोलेंगे कि इनके जो 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइंट करोगे तो यू विल सी अ ट्रायंगल इज फॉर्मिंग, एक ट्रायंगल बन रहा है। वो कह रहा है साबित करो ये जो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समझ गए ना, कहीं इसका यहाँ पे शायद कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एक एंगल राइट एंगल पे होगा कुछ, ये चीज़ आपसे डिमांड कर रहा है, प्रूफ करके दिखाओ। आप इसको साबित कैसे कर सकते हो, हम बोलेंगे बहुत आसान है, मैं इससे इसका दूरी और इससे इसका दूरी और इससे इसका दूरी निकाल लूँ और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर फिट बैठ जाए h² = p² + b² जैसा कुछ हो जाए, तो मैं कह दूंगा राइट एंगल ट्रायंगल में होता ही। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब दूरी निकालनी कैसे, ठीक है ना, दूरी कैसे निकालनी है, तो हम बोलेंगे भाई मैं पहले ए बी वेक्टर निकालूं। अब ए वेक्टर को अगर आप इससे और बी वेक्टर को आप इससे दिखा रहे हो, वो जो 2 वेक्टर बता रखे उसने, ठीक है ना, सो ये जो वेक्टर हो जाएगा, अरे ये लेट मी यूज, इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा बी ए वेक्टर, हम बोले ये वेक्टर तो आ जाएगा ना, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के घटाने से, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर करने से, जहाँ पे इसका हेड है और यहाँ पे इसका टेल है, तो मैं ओ बी वाले में से ओ बी में से ओ ए घटा दूंगा, ठीक है ना, तो मेरा ये वाला वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। सो मैं ए बी वेक्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। सो बी वाला जो वेक्टर उसने दे रखा था वो दे रखा था फिर वो सीधा घटा दे रहा है, मैं भी सीधा घटा देता हूँ, ठीक है ना। बी वाले वेक्टर को उसने जो कंपोनेंट दे रखे हैं वो i कैप 3j कैप वो दे रखा है, सीधा बी में से ये घटा दे रहा है 1 - 2। अब आपको समझ में तो आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। प्लस -3 +1j कैप प्लस -5 प्लस -5 - 1 ठीक है, समझ गए ना। हाँ बोले ठीक है, निकल गया, इसका आंसर ये आ गया आपका माइनस का i कैप और माइनस का 2j कैप माइनस का 6 की कैप, ये मेरा ये वाला वेक्टर आ गया, समझ गए ना। बोलेगा ठीक है, और बोलेंगे आप ऐसे इस वाले वेक्टर को निकाल दो, ये वाला बी सी वेक्टर, और बी सी वेक्टर आपका ओ सी और ओ बी घटाने से आ जाएगा, तो वो पी सी निकालता ओ सी माइनस ओ बी करके, और ऐसे हम बोलेंगे लास्ट में मैं ये वाला वेक्टर निकाल दूंगा सी ए वेक्टर, ठीक है ना। तीनों वेक्टर वो निकालता है और सी ए वेक्टर आ जाएगा आपका ओ ए वेक्टर में से ओ सी वेक्टर घटाने पे, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और तीनों वेक्टर्स ने निकाल दिए यार, मैं इतना नहीं करना चाह रहा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और एंड में वो आप बैक पेज पे जाओगे तो वो क्या करता है फिर ए बी का, क्योंकि उसका वेक्टर फॉर्म निकाल चुका है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता है, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो वो निकाल के उसका कहता आंसर आता है, नहीं दिखा रखा, मेरे को निकालना पड़ेगा, क्या है रूट के अंदर 1 ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 4 40 और 1 41 41 आएगा 41, ठीक है। ऐसे हम बोलेंगे कि जब मैं ये दोनों वेक्टर्स निकाल चुका हूँगा तो बी सी तेरी ऐसे सी बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा और सी ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, ठीक है ना। और जो इनकी वैल्यूज़ आएगी, ही सेइंग द वैल्यूज़ आर 6, पता नहीं 6 एंड 35 कह रहा है, हाँ 6, इसकी 6 कह रहा है और कह रहा है इसका 35 आएगा, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा, देखो कि भाई इसके अंदर जो ए बी का मैग्नीट्यूड है उसको जो स्क्वायर का आंसर है वो बी सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का आंसर
प्लस सी ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के आंसर के बराबर है, समझ ना। √41 का जो स्क्वायर पड़ेगा तो दैट इज इक्वल टू ये √6 आएगा और ये √35 आएगा, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, जो कि हम बोलेंगे वो 41 के बराबर आ गया ना। तो फिर हम ये बोल देंगे देखो ये एक साइड का जो स्क्वायर है ए बी के स्क्वायर, मतलब ए बी सबसे बड़ी साइड है, ए बी सबसे बड़ी साइड है तो इसका राइट एंगल यहाँ पे होगा, रियलिटी में यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर सी ए के स्क्वायर के बराबर आ गया, और आप बोल दोगे कि हाँ भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक्स से स्टार्ट हो जाती है।